तो चलिए शुरू करते हैं फोर्थ चैप्टर हिस्ट्री का, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके पहले के 3 चैप्टर्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आप जा कर के लिस्ट देख सकते हैं, है ना, वीडियोस लिस्ट देख सकते हैं। तो पहले चैप्टर के पहले मैं कुछ क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। बहुत मिस कॉन्सेप्ट्स होते हैं लोगों के माइंड में, और मेरे भी माइंड में था पहले, कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज क्या होती बराबर होती हैं। मतलब ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ऐसा समझते थे। ठीक है, फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन से रिलेटेड कर देते थे। अगर इंडस्ट्रियल वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो हम बोल देते थे फैक्ट्रीज के वर्कर्स बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, फैक्ट्रीज अलग होती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग होता है, इंडस्ट्रीज अलग होती हैं। ठीक है, तो जब फैक्ट्री सेटअप्स नहीं भी हुई होती थी, ठीक है, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बिफोर फैक्ट्रीज वर सेटअप, मतलब जब फैक्ट्रीज नहीं थी तब भी हमारे पास क्या था, इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट थे। देयर वॉज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या था, पहले भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था जब फैक्ट्रीज स्टैब्लिश नहीं हुई थी तब भी। फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, किस चीज़ के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, है ना, गुड्स वगैरह बेचने के लिए। तो एक टॉपिक आता है प्रोटो इंडस्ट्रीज, और इसी पे क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट आर प्रोटो इंडस्ट्रीज। ठीक है, व्हेन लार्ज स्केल प्रोडक्शन टुक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ मॉडर्न फैक्ट्रीज। तो क्या होता है प्रोटो इंडस्ट्रीज, मतलब जिसमें क्या होता है, लार्ज स्केल, क्या होता है, लार्ज स्केल अपना प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, पर फैक्ट्रीज में नहीं बनती वो चीज़ें, वो चीज़ें फैक्ट्रीज में नहीं बनती हैं। तो कहाँ बनती हैं देख लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड कॉलोनी सेटअप्स। और पहले क्या होता था, जैसे जब ये फैक्ट्रीज वगैरह नहीं होती थी फिर भी चीज़ें बनती थी, और जहाँ बिकती थी, जहाँ मार्केट वगैरह सेटअप होता था, वहाँ पर बहुत सारी कॉलोनीज बन जाती थी। क्या बन जाती थी, कॉलोनीज सेटअप हो जाती थी। और जैसे जैसे कॉलोनीज बनती जाती थी तो डिमांड भी क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। गुड्स की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, चीज़ें चाहिए ना भाई, यूज़ करने के लिए, उनकी डेली नीड्स के लिए फुलफिल करने को चीज़ें चाहिए। तो गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन इन टाउन्स, पर मर्चेंट्स क्या कर नहीं कर पा रहे थे, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे टाउन्स वाले एरिया में। टाउन्स वाले एरिया में क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहां पर अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल। मतलब जो वहां पर जो अर्बन क्राफ्ट चल रहा था और जो ट्रेड गिल्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। मतलब गिल्ड्स क्या होते हैं, गिल्ड्स एक ग्रुप होता है लोगों का, कुछ छोटे कुछ थोड़े से लोगों का ग्रुप हो जाता है जो ट्रेड करते हैं। क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रखे थे, पूरा कंट्रोल करके रखे थे प्रोडक्शन को। वहां पर क्या बिकेगा, सेलिंग क्या होगी वहां पर, है ना, क्या बनेगा, क्या कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में किस ब्रांड का बिकेगा, ये सब वो कंट्रोल करके रखे थे। इवन रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स मोनोपोली, और वहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने भी क्या कर दिया था, मोनोपोली दे दिया था। मोनोपोली मतलब बिल्कुल कि आप करो जो करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपसे, आप ही का बिजनेस चलेगा, यहाँ कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, तो मर्चेंट्स क्या हो गए, अब मर्चेंट्स को दिक्कत आ गई, कहाँ पर, सिटी साइड में। तो वो लोग चले गए कहाँ पर, सिटी के किनारों पे, तो मतलब मूव टू कंट्री साइड। तो वो कहाँ चले गए, गांव साइड चले गए। सिटी के किनारे किनारे क्या होते हैं, गांव होते हैं, तो वो गांव चले गए। तो वहाँ पर गांव में कौन रहते, पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट मतलब गरीब किसान, है ना। बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स, और वो क्या कर दिए, काम चालू कर दिए मर्चेंट्स के लिए करना। देखो पहले पीजेंट्स के बारे में समझते हैं। जब पुअर पीजेंट्स हैं तो क्या होगा, स्मॉल लैंड उनके पास, क्या है, छोटा सा एरिया है जहाँ पर सारे फैमिलीज के मेंबर्स वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, उनकी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और बहुत मुश्किल से ही उनकी डेली नीड्स फुलफिल हो पा रही होती है। ठीक है, तो उनको अगर ज़्यादा इनकम चाहिए तो उनको मूव करना पड़ेगा गांव से शहर की तरफ जॉब की सर्च में। ठीक है, पर क्या हुआ कि जब मर्चेंट्स उनके पास आ गए तो उनके पास सीधे सीधे क्या हो गई, जॉब चल कर आई उनके पास, है ना। अब क्या होगा, वर्कर्स ने उनको जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स ने उनको क्या दे दिया, उनके फैमिली मेंबर्स को काम दे दिया। अब जब वो काम देंगे तो उसका पैसा भी मिलेगा, तो क्या चाहिए उनको, वही तो चाहिए था उनको। अब उनको क्या है, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मतलब कंट्री, अपनी कंट्री साइड छोड़ के कहीं और नहीं जाना पड़ेगा जॉब के लिए, अब वो वहीं पे काम कर सकते हैं, एज दे कोड रिमेन इन देयर कंट्री साइड। ठीक है, तो लंदन केम टू बी नोन एज द फिनिशिंग सेंटर। तो लंदन क्या बन के आ गया, फिनिशिंग सेंटर। कैसे बन के आ गया, यही जो पीजेंट्स, जो मर्चेंट्स वगैरह थे, मर्चेंट्स पीजेंट्स के फैमिली मेंबर से वर्क कराते थे, चीज़ें बनवाते थे, उनको पेमेंट देते थे, और जो ही चीज़ें बनती थी ये कहाँ बेचते थे,
लंदन में बेचते थे, और इसीलिए लंदन क्या निकल के आया, एक फिनिशिंग सेंटर निकल के आया, वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिक रही थी। तो प्रोटो इंडस्ट्रीज से अभी तक हमने क्या समझा, प्रोटो इंडस्ट्रीज से हमने समझा कि प्रोडक्शन कौन करा रहा होता है, प्रोटो इंडस्ट्रीज में मर्चेंट्स करा रहे होते हैं। और कौन कर रहा होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं पीजेंट्स की फैमिली मेंबर्स, है ना। तो फैमिली मेंबर्स कर रहे होते हैं, गुड्स प्रोड्यूस कौन कर रहा होता है, फैमिली मेंबर्स पीजेंट्स की, ठीक है। अब सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। तो अब किसकी बात कर रहे हैं, फैक्ट्रीज कब आई, 1730s में फैक्ट्रीज आ गई, पर एकदम से फैक्ट्रीज ऐसे फैली नहीं, ठीक है। कब फैली, लेट 18th सेंचुरी में। द नंबर स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग, फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे नंबर बढ़ने लगा, फैक्ट्रीज के नंबर बढ़ने लगे, मतलब फैक्ट्रीज सेटअप होना चालू हो गई। एक न्यू एरा निकल कर आया, द न्यू एरा ऑफ कॉटन निकल के आया, किसमें 1760s में 2.5 मिलियन पाउंड्स का क्या हो रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, और फिर 1787 में वो 22 मिलियन तक बढ़ गया, मतलब इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, देख रहे हैं आप, है ना, सीधे 2.5 से 22 मिलियन हो गया, है ना। दिस इंक्रीज वॉज लिंक टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और ये क्या था, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज था, मतलब जो इंपोर्ट हो रहा है उतनी ही चीज़ें बन भी रही थी वहाँ पर, इसीलिए वो इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, एक रिचर्ड आर्कराइट थे, एक रिचर्ड आर्कराइट थे, उन्होंने क्या कर दिया, इन्वेंट कर दिया कॉटन मिल। एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, वो इन्वेंटेड कॉटन मिल, तो याद रखिएगा रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या कर दिया, कॉटन मिल का इन्वेंशन कर दिया। अब जैसे ही कॉटन मिल का इन्वेंशन हो जाएगा तो क्या फायदा होगा मर्चेंट्स को, बताइए। सीधा सीधा क्या होगा, अब प्रोसेस थोड़ी और फास्ट हो जाएगी, मतलब जो चीज़ें अगर 1 घंटा ले रही थी अब वो आधा घंटा लेगी, जल्दी चीज़ें बनने लगेंगी ना, प्रोडक्शन और फास्ट हो जाएगा। और तो और क्या होगा, अब जो फिनिशिंग होगी वो और अच्छी आएगी, क्योंकि देखिए इंसान से गलती हो सकती है, पर मशीन में अगर प्रोग्रामिंग सही हो, है ना, और उस मशीन में कोई डिफ़ॉल्ट ना हो, तो वो परफेक्ट काम करके देती है, ठीक है। तो वर्कर्स, नाउ न्यू मशीन्स कुड बी परचेज्ड एंड सेटअप, तो क्या हो सकती थी, अब जब मशीन अवेलेबल थी तो उसको खरीदा जा सकता था और लगाया जा सकता था सेटअप, ठीक है। वर्कर्स कुड प्रोड्यूस बेटर प्रोडक्ट्स इन लार्ज क्वांटिटी, यही बताया मैंने कि अब वर्कर्स क्या कर सकते थे, जहां वो कुछ बना रहे थे अब उससे दोगुना काम वो कर सकते थे थोड़े से टाइम में ही। और तो और मर्चेंट्स को बहुत आसान हो गया, कैसे आसान हो गया, अभी जब वो घर घर में काम करवा रहे हैं, घर घर पे मतलब जा जाकर देख रहे थे कि काम चल रहा है कि नहीं कर रहे हैं, पीजेंट्स के घर पे जा जा करके, पर अब क्या होगा, अगर वो मशीन का सेटअप कर लेगा तो उसको एक जगह चाहिए होगी और वहाँ फैक्ट्री बनाएगा, तो सारे लोग वहाँ आकर के काम करेंगे, तो अब उसको घर घर जाके नहीं देखना पड़ेगा, तो अब वो क्या हो जाएगा, लेबर बिकेम ईजियर, मैनेजिंग मैनेजिंग लेबर बिकेम ईजियर, मतलब अब मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी उन लेबरों को। फिर एक क्वेश्चन आता है, हाउ रैपिड वॉज प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो मतलब कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का पेस बढ़ा या कम हुआ या धीरे धीरे बढ़ रहा है, वही देखना है। तो कैसा पेस था, तो देख लेते हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, 2 नंबर के में आएगा तो 3 पॉइंट बहुत है। अप टू 1840 कॉटन वॉज लीडिंग सेक्टर इन प्रोडक्शन, तो 1840 तक क्या था कि कॉटन क्या था, लीडिंग प्रोडक्शन में था, लीडिंग सेक्टर था प्रोडक्शन में भाई। फिर क्या हुआ, इंग्लैंड में होने लगा क्या काम, किसका काम चलने लगा, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज का। अब अगर एक्सपेंशन ऑफ रेलवे चाहिए तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन लिए और रोड पे दौड़ा दिए, उसके लिए क्या करेंगे, पटरी बिछाएंगे ना भाई, पटरी बिछाएंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, लोहा चाहिए, आयरन चाहिए, स्टील चाहिए, और बीच में लकड़ी भी चाहिए वो डालने के लिए, या लकड़ी नहीं तो रबर सीमेंट ऐसे वो चाहिए ना। तो क्या हो गया, जैसे ही रेलवेज का कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगा तो डिमांड फॉर आयरन स्टील बढ़ गई, एकदम से आयरन और स्टील की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। बाय 1873 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग 77 मिलियन आयरन एंड स्टील, तो देख रहे हो आप कितना ज़्यादा बढ़ गया, एक्सपोर्टिंग 77 मिलियन पाउंड्स तक क्या बढ़ गया, आयरन और स्टील का एक्सपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गई ब्रिटेन, है ना, एक्सपोर्ट करने लगी इतना ज़्यादा। फिर क्या हुआ, न्यू इंडस्ट्रीज could not easily displace ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, पर क्या हुआ, ये जो नई नई इंडस्ट्रीज वगैरह आई, ये क्या था, ये पुरानी इंडस्ट्रीज जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, कौन सी ट्रेडिशनल, यही जो हम पढ़ रहे थे अभी, प्रोटो इंडस्ट्रीज, इन्हीं को ही ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है, घर में जो काम हो रहा था, तो उनको रिप्लेस नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई भाई, देखो कोई भी चीज़ नई आती है मार्केट में तो एकदम से अपन को उस पर भरोसा नहीं होता है, नहीं होता, धीरे धीरे ही करना पड़ता है ना, एकदम से कोई भी उस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और क्योंकि वो न्यू है, मशीन है, बड़ी मशीन होगी तो बहुत महंगी भी होगी, है ना, तो एकदम से इतना पैसा कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, इसीलिए अभी भी क्या चल रही हैं,
प्रोटो इंडस्ट्रीज़ या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में चल रही हैं रेदर देन अपनी ये न्यू इंडस्ट्रीज़ में। पर फिर भी मतलब ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में क्या आया, चेंज आया। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी लेस देन 20% ऑफ द वर्क स्पेस वॉज एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो सिर्फ 20% लोग ही जा करके कहाँ हुए, न्यू इंडस्ट्रीज वगैरह में जा करके अपने एम्प्लॉयड हुए, पर बाकी के 80% कहाँ थे, सब ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में थे। द कॉटन एंड मेटल वॉज नॉट एबल टू चेंज द पेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अब क्योंकि ये जो कॉटन आई और जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज आई, ये पेस नहीं कर पाई चेंज, किसका, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का। मतलब ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज आज भी डिमांड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की ज़्यादा थी रेदर देन जो न्यू इंडस्ट्रीज जो आई, ठीक है। तो क्या हुआ, क्यों नहीं कर पाई, मैं रीज़न दे चुका हूँ आप लोगों को। तो पर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में कुछ चेंजेस आ गए, कुछ चेंजेस मतलब कुछ उसने अपग्रेड कर लिया अपने आप को। जैसे कि पहले वो सिर्फ क्लोथ बना रहे थे, है ना, सिर्फ कपड़ा बना रहे थे, अब क्या करने लगे, बट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस मैनी चेंजेस बॉट बाय स्मॉल इन्वेंशंस। पहला क्या हुआ, फूड प्रोसेसिंग भी करने लगे। अब क्या करने लगे, फूड प्रोसेसिंग भी करने लगे, बिल्डिंग वर्क्स भी करने लगे, पॉटरी भी करने लगे, और तो और ग्लास वर्क भी करने लगे थे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये मशीन बहुत ज़्यादा क्या आती थी, बहुत ज़्यादा महंगी आती थी, एक्सपेंसिव आती थी, तो मर्चेंट्स एकदम से उसमें पैसा फंसाना नहीं चाहते थे। ऊपर से मर्चेंट्स क्या सोच रहे थे कि भाई अगर ये मशीन बिगड़ गई तो उसको हैंडल कौन करेगा, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं, हम वर्क करा सकते हैं ना, हमारे पास वर्कर्स हैं जो काम कर सकते हैं, पर उसको मैनेज कौन करेगा उस मशीन को, है ना। मशीन के लिए हमारे पास कोई मैनेजर नहीं है, उसको कोई मशीन को मैनेज नहीं कर सकता अगर गड़बड़ हो जाएगी तो। एक रीज़न वो भी था कि वो लोग एकदम से इंडस्ट्रीज़ की तरफ क्यों नहीं मूव किए, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है इससे, कंक्लूजन यही से निकल के आता है कि 18th सेंचुरी तक और 19th सेंचुरी तक क्या था, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ज़्यादा थी रेदर देन ये न्यू इंडस्ट्रीज जो निकल के आई, ठीक है। क्योंकि मेजर जो अपना मेजर पार्ट है, 80% लोग किस में इन्वॉल्व थे, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में, और 20% बस न्यू इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व थे। तो हम मेजॉरिटी देखेंगे, है ना, माइनॉरिटी नहीं देखते हैं। तो कंक्लूजन में तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।